जी, अस्सलाम वालेकुम। सीफैब 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में कोड ऑफ एथिक्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपको पता है, ये इस अटेम्प्ट के जो समर 26 है, इसके लिए फ्रेश लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स का, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स हमारा इस अटेम्प्ट में रिवाइज़ हुआ है। अर्लियर प्रीवियस अटेम्प्ट में जो कोड ऑफ एथिक्स हमने स्टडी किया था, वो था कोड ऑफ एथिक्स 2019, और अब जो कोड ऑफ एथिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये कोड ऑफ एथिक्स 2024। ठीक है, तो ये रिवाइज होने की वजह से हमने इस सेशन में ये कोड ऑफ एथिक्स के क्लासेस जो है वो अलग से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये आ रहा होगा। देखिए, हमारे स्टूडेंट्स में वो दो तरह के, एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट में कोड ऑफ एथिक्स 2019 वर्जन स्टडी किया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोड ऑफ एथिक्स स्टडी करना है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोड ऑफ एथिक्स स्टडी करना है, उनके लिए तो सिंपल, आपने जो एलएमएस के ऊपर कोई 2019 प्रीवियस एडिशन के लेक्चर्स पढ़े हैं, वो आपने नहीं देखने, आपने सिर्फ फ्रेश लेक्चर्स जो हैं यही देखने हैं। जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने इससे पहले कोड ऑफ एथिक्स 2019 पढ़ा है, उनके जहन में क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें दोबारा से लेक्चर लेने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि आपको दोबारा से लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम हो अगर आपके पास, रिफ्रेश करना चाहे, रिवीजन भी करना चाहे, आप ले सकते हैं। आपके लिए लेक्चर इंशाल्लाह अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आपके लिए क्या किया जाएगा, आपके लिए अलग से मैं एक रिवीजन मटेरियल शेयर कर दूंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन कंसेप्ट्स के ऊपर नोट्स होंगे जो कि इस कंसेप्ट कोड ऑफ एथिक्स 24 में रिवाइज हुए हैं। आपने उनको पढ़ना है। अगर तो उनको पढ़ के आपको समझ लग जाती है तो फिर लेक्चर लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फर्ज कीजिए उनको पढ़ के कोई कंसेप्ट ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आता रिवाइज कंसेप्ट्स में से, रिवाइज टॉपिक्स में से, तो फिर आपको मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको मेंशन कर दूं कि ये रिवाइज टॉपिक हमारा लेक्चर्स में लेक्चर नंबर ये इस टाइम स्टैम्प पे मौजूद है, ताकि आपको पूरा लेक्चर देखने की जरूरत ना हो। आप सिर्फ उस रेलिवेंट पोर्शन पे जाएं और वो पोर्शन देख लें। तो प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए सारे लेक्चर्स लेना चाहें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लेक्चर्स टाइम कम है, लेक्चर नहीं लेना चाहते, तो ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, रिवाइज नोट शेयर कर दिए जाएंगे और टाइम आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि ये इस लेक्चर में ये वाला पोर्शन रिवाइज वाला था, बाकी कंसेप्ट प्रीवियस है। क्योंकि याद रखिए, जब भी कोई भी स्टैंडर्ड रिवाइज होता है या कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें हर पैराग्राफ रिवाइज हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि उसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो रिवाइज होते हैं। उन कुछ कंसेप्ट की वजह से जरूरी नहीं होता कि आप पूरे का पूरा सारा रिपीट करें। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अब जो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ है, असल उनके लिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन होते हैं उनके जहनों में। दूसरा क्वेश्चन उनके जहन में ये होगा कि हमने तो कोड ऑफ एथिक्स 2019 एडिशन स्टडी किया है, आपके पास जो बुकलेट होगी, जो हैंडबुक होगी, वो 2019 की होगी, क्या वही कैरी ऑन करनी है, कंटिन्यू करनी है? नहीं, वो नहीं करनी। अब आप लोगों ने क्या करना है, चाहे आपने प्रीवियस सेशन में 2019 वाला पढ़ा था, अटेम्प्ट तो जाहिर है 24 के मुताबिक ही टेस्ट होगा समर 26 अटेम्प्ट में, तो आपने कोड ऑफ एथिक्स जो है वो रिवाइज वाली बुक को बाय कर लेना है, वो आपके पास होनी चाहिए। डन जी, ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। कोड ऑफ एथिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ते हुए हमारी थोड़ी सी जो समझे तरतीब है या हमारा स्टाइल है वो चेंज होगा। नॉर्मली जितने सीफैब के दूसरे टॉपिक्स आपने पढ़े, आपको पता है मेरी प्रेफरेंस ये होती है, मैं सजेशन भी यही करता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम हो तो पढ़ लें, इजाजत है, लेकिन जरूरत नहीं है। बेहतर यह है कि आप लेक्चर लीजिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में नोट्स जो हैं वो आप पढ़ें। अगर नोट्स में से कंसेप्ट सारे आपको समझ आ जाते हैं, फिर प्रैक्टिस के ऊपर जाइए। स्टैंडर्ड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अवॉइड, अमूमी तौर पे मैं बच्चों को उनका टाइम सेव करने के लिए अवॉइड करवाता हूँ। पढ़ना चाहे पढ़े, वरना जरूरत नहीं है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स को स्टडी करते हुए हमने अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी है। कोड ऑफ एथिक्स को हम नोट्स की बजाय, वैसे मैं आपके साथ कुछ नोट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह कुछ चीजें शेयर करूँ, लेकिन हमने करना क्या है कि जब ये जो कोड ऑफ एथिक्स को हम कवर करेंगे, हम कोड ऑफ एथिक्स से रीडिंग करेंगे। ठीक है जी, ताकि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं और इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको समझ सकें। ठीक है, टर्म्स को भी समझ सकें, उनकी एप्लीकेशन भी समझ सकें। तो इसलिए आपने काम करना है कि जब अब लेक्चर जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए भी है कि आपके सामने कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। अगर तो हार्ड फॉर्म में कोड ऑफ एथिक्स मौजूद है, बहुत अच्छी बात है। अगर हार्ड फॉर्म में कोड ऑफ एथिक्स मौजूद नहीं है, तो कम से कम आपने सॉफ्ट फॉर्म में कोड ऑफ एथिक्स को ओपन करना है, ताकि डेली बेसिस के ऊपर जो भी सेक्शन पढ़े आप उसको खुद रीड कर सकें।
स्टार्ट करते हैं जी कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज 24। सबसे पहले ये हमारा पहला पेज है, जब आप कोड ऑफ एथिक्स को ओपन करेंगे टाइटल पेज। आगे चलते जाएं, जो पहली काम की चीज आएगी वो ये है चेंजेस चेंजेस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आईकैप कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2019। इस पेज पे उसने हमें क्या बता दिया है, इस पेज पे उसने हमें बता दिया कि 2019 और 2024 में कोड ऑफ एथिक्स में क्या चेंजेस हैं। कुछ नए कंसेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस ऐड हुई हैं, कोई इक्का दुक्का डेफिनेशन एक्सक्लूड हुई हैं। तो वो जितनी भी चेंजेस है वो उसने सारी यहाँ पे बता दिया। लेकिन याद रखिए, इसका ये मतलब आपने नहीं समझना कि अगर आप ये 2 पेजेस पढ़ लेंगे तो सारी चेंजेस कवर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये इसने इन 2 पेजेस में ये बताया कि चेंज क्या क्या हुआ है, चेंज क्या क्या हुआ है उसने ये तो बताया है, लेकिन उनकी डिटेल नहीं बताई। ठीक है, जैसे वो यहां पे ये बता रहा है कि न्यू सेक्शन 325 ऑन ऑब्जेक्टिविटी जो है ये ऐड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं वो उसने यहां नहीं बताया। यहां पे सिर्फ इतना बताया, भैया मैंने ये कंसेप्ट ऐड कर दिया, मैंने इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कर दिया, उसने यहां इतना बताया। लेकिन में रिवीजन की आई है वो इस एक पेज पे नहीं बताया। तो ये समझ लीजिए रिवीजन की चेकलिस्ट है, रिवीजन्स नहीं है। ये जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो तो फ्रेश स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं वो इसको इग्नोर कर दें, उनके लिए ये रेलिवेंट नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा था 2019, वो इस कॉपी को अपने पास नोट कर लीजिए, इस पेज नंबर को नोट कर ले, अपने पास ये चेकलिस्ट बना ले। ये चेंजेस लाजमी आपने कवर करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंसेप्ट चेंज होता है तो एग्जाम में उसके टेस्ट होने का चांस भी उस अटेम्प्ट में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो ये आपकी चेकलिस्ट होगी। आपने प्रीवियस जिन स्टूडेंट ने कोड ऑफ एथिक्स 2019 पढ़ा है, अगर वो इस चेकलिस्ट के मुताबिक कंसेप्ट सारे कर लेते हैं तो उनका कोड ऑफ एथिक्स अपडेटेड तैयार हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट गाइड टू कोड। ये उसने सिर्फ बताया स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, स्ट्रक्चर में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं सारा। ये गाइड बेसिकली उसने कुछ आपको स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ पैराग्राफ की अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन किया। वो जैसे जैसे अब हम आगे चलेंगे वो मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, ये इसने हमें पार्ट्स बताए हैं। कोड ऑफ एथिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पार्ट ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। पार्ट 1 complying with code, fundamental principle and conceptual framework. Part 2 chartered accountants in business। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे स्लो रखूंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए। देखें, ये नोट्स नहीं आए, ये ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स है। इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा समझने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो पहला पार्ट कंप्लाइंग विद कोड ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इस पार्ट में वो क्या बताता है? 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आपको याद है हमने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स स्टडी किए थे कैफ लेवल पे? वो कौन कौन से थे? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। यहां पे उसने डिस्कस किया है, देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसने डिस्कस किया है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है कि हमने कोड ऑफ एथिक्स को कैसे अप्लाई करना है, कोड ऑफ एथिक्स को कैसे अप्लाई, बस ये हाइट देखिएगा जरा, एडजस्ट कर दीजिए, कर दीजिए। कोड ऑफ एथिक्स को हमने कैसे अप्लाई करना है, तो जरा मुझे बताइए हमने क्या सीखा था कैफ लेवल पे कि कोड ऑफ एथिक्स को कैसे अप्लाई करना है? हमने सीखा था कोई भी सिचुएशन आएगी उसको हमने रीड करना है, एनालाइज करना है, उसमें सबसे पहले देखना है थ्रेट्स कौन से इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद उनकी सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करना है, फिर उसके बाद सेफगार्ड। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो यही डिस्कशन कर रहा है। नेक्स्ट, ये जो पहला पार्ट है याद रखिए, ये हर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कंप्लाई करना जरूरी है। अब अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज बता रहा हूं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सर्विसेज परफॉर्म करते हैं वो 2 तरह की होती हैं। हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज परफॉर्म करते हैं उनकी जो बड़ी कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज, वो क्या है? वो 2 कैटेगरीज हैं।
कौन कौन सी? शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। सीए फर्म दो, एक एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरा नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। जरा मुझे बताइए कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स सिर्फ उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है जो एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी है जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? दोनों के लिए। शाबाश, हर तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है। और इवन फिर इसके बाद एश्योरेंस सर्विसेज है ना, ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं। कौन सी? ऑडिट एंड रिव्यू, और फिर उसके बाद अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल वो ISAE 3000 सीरीज। ठीक है, तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी है, जैसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जैसे इसके बाद एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वगैरह वगैरह। तो को एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना सबके लिए जरूरी है। जैसे सच बोलना, इंटेग्रिटी क्या बताती है? सच बोलना है। तो क्या सच सिर्फ ऑडिट करने वालों को बोलना चाहिए? नहीं, हर पर्सन जो इवन टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको भी कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। तो जो पार्ट 1 है ना, इसका एप्लीकेशन स्कोप देखिएगा, ये हर तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट पे अप्लाई करेगा, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहा है। पार्ट 1। नेक्स्ट, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जब आप क्वालिफाई कर देंगे इंशाल्लाह, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दो बड़ी क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो के टेबल के इसी साइड पे रहते हैं, इस साइड पे फर्म में, जैसे फर्म से आर्टिकल कर रहे हैं, वो फर्म के साथ अपना हो सकता है कैरियर परस्यू करें। और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स किए हैं, या वो क्वालिफिकेशन के बाद आर्टिकल्स फर्म में किया है, क्वालिफिकेशन के बाद अक्सर इंडस्ट्री में मूव कर जाते हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हो गए, जो कि सीए फर्म में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे कौन से हो गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, जो कि प्रोबेबली सीएफओ के रोल पे काम कर रहे होंगे, सीईओ के रोल पे काम कर रहे होंगे। एक को हम कह देते हैं टेबल के इस साइड पे, ऑडिटर वाली साइड पे, एश्योरेंस प्रैक्टिस साइड पे, और दूसरा बिजनेस साइड पे। जो पार्ट 2 है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, ये पार्ट 2 उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होगा जिन्होंने सीए फर्म को क्विट कर दिया, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, किसी कंपनी के साथ अटैच हो गए हैं, वो मैनेजरियल पोजीशन पे, या आसान अल्फाज में बोले तो वो अकाउंटेंट के रोल पे काम करेंगे। ठीक है, लाजमी नहीं अकाउंटेंट का रोल हो, समझाने के लिए बता रहा हूं। यानी वो आपने देखा होगा सीफेप, आप ऑडिट में तो पढ़ ही रहे, लेकिन अकाउंटिंग में भी कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं। जो काउंटिंग में दूसरे सब्जेक्ट्स में कोड ऑफ एथिक्स आप स्टडी करते हैं ना, वो कोड ऑफ एथिक्स ये वाला था पार्ट 2। एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी इस क्लासेस में पार्ट 2 को हमने स्टडी नहीं करना। पार्ट 2 को स्टडी क्यों नहीं करना? क्योंकि ये सीए फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है जो क्लाइंट का हिस्सा बन गए हैं। ये आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में जो कोड ऑफ एथिक्स आप स्टडी करते हैं ना, वो वाली केस स्टडी आपने कभी की है जिसमें आपको कहता है कि जी कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करें, लेकिन सिचुएशन में आपको ऑडिटर नहीं बनाता, सिचुएशन में आपको कोई सीएफओ बना देगा, कोई सीईओ बना देगा, कोई टैक्स एडवाइजर बना देगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की केस स्टडी की आपने कैफ लेवल पे शायद की होगी। तो वो केस स्टडी जो है ना, वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स में कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस हुआ है, वो कोड ऑफ एथिक्स ये पार्ट 2 वाला है। हमारा CFF6 में जो कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के लिए। वो किधर है? वो ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 क्या हमने अपने सिलेबस में इस क्लासेस में पार्ट 1 स्टडी करना है? यस, स्टडी करना है। क्यों? सब पे अप्लाई होता है, हम पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट, क्या पार्ट 2 स्टडी करना है? नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिजनेस साइड पे जो चले गए वो उनके लिए रेलिवेंट है, हम तो अभी फर्म में। क्या पार्ट 3 स्टडी करना है? बिल्कुल पार्ट 3 हम पे अप्लाई होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। ठीक है, और याद रखिएगा ये वो कौन से वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो फर्म में हैं, जो एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे भी ये पार्ट अप्लाई होगा, जो फर्म में हैं लेकिन नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे भी ये पार्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले आपने स्कोप देखें, ये बाद में समझेंगे कि वो क्या क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो ये समझना स्कोप क्या है, स्कोप समझना पहले। आपको याद होगा आपने क्लासें लिया CFAP, जो दूसरी केस स्टडीज होती थी, उनमें भी जब क्वेश्चन को हम रीड कर रहे होते हैं तो मैं आपसे यही कहता हूं कि सबसे पहले देखें नेचर ऑफ एंगेजमेंट कौन सी है, क्योंकि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो हमारे प्रोसीजर हैं, वो हमारी एंगेजमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस,
अगर वो केस स्टडी के अंदर ये कहे आप ऑडिटर हैं, क्या ये पार्ट 3 अप्लाई होगा? पार्ट 3 अप्लाई होगा, आप ऑडिट कर रहे हैं। अगर कहे आप रिव्यू कर रहे हैं, पार्ट 3 अप्लाई होगा। अगर कहे आप नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये पार्ट 3 अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर वो कहता है आप कंपनी में सीएफओ हैं, सीईओ हैं, फिर ये पार्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर कौन सा पार्ट अप्लाई होगा? जब तक फर्म में काम कर रहे हैं पार्ट 3 अप्लाई होगा। फर्म को छोड़ के क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया आपने, पार्ट 2 अप्लाई हो गया आपके लिए। आगे चलते हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट उसने डिस्कस किए हैं। वो कौन से कंसेप्ट है, जाहिर है डिटेल में तो हम स्टडी करेंगे बाद में। वह अप्लाइंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, सेकंड ओपिनियंस, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड अदर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर्स। ये मुझे लग रहा है जैसे हमने वो स्टार्ट में चेंजेस पढ़ी थी ना, जो उनमें ये पॉइंट था। इसका मतलब है ये नया कंसेप्ट ऐड हुआ है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। और फिर इसके साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी मार्क कर लीजिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्यों मार्क करवा रहा हूं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसमें जो एग्जांपल डिस्कस हुए हैं अक्सर कोई स्टडी में टेस्ट करता है, ये पास्ट इस प्रेसिडेंट की वजह से, हिस्ट्री की वजह से अहम है, ज्यादातर टेस्ट होता है। ये इस दफा चेंजेस की वजह से 325 इंपॉर्टेंट है। इसको भी स्ट्राइक मार्क कर दे। इस पार्ट में मैंने आपको पार्ट जो पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट को हम रीड करेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोड ऑफ एथिक्स को समझने के लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन कैफ 8 भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अभी हम सिर्फ उसको रिफ्रेश करेंगे। उस टेस्टिंग उस पर नहीं होगी, वो दूसरे पैराग्राफ को समझने के लिए अहम है। इन इटसेल्फ उसमें से क्वेश्चन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना 310, इसमें इटसेल्फ क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। 325 इटसेल्फ इसमें क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं मजीद। इसमें 360, इसको भी टिक कीजिए। 360 रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इसमें से भी क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। और इसके साथ बल्कि ब्रैकेट में लिख दीजिए रेफरेंस जहां में टू ISA 250, आपने इसको ISA 250 के साथ मिला के पढ़ना है। ISA 250 पता ना आपको कौन सा स्टैंडर्ड है भला? वो भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेट करता है। तो सम टाइम याद रखिएगा, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की सिचुएशन पूछे तो आपने रिक्वायरमेंट को गौर से देखना है कि वो क्या एथिक्स के मुताबिक पूछ रहा है हमसे, या के ऑडिट प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। 360 तो पार्ट 3 हमने करना है। इसमें मैंने आपको 3 सेक्शन हाईलाइट करवा दिए हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। मुझे ये बताइए कि क्या इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? बिल्कुल। लेकिन कब इंडिपेंडेंट होना लाजमी होता है? शाबाश, जब आप एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अमूमी तौर पे नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रिक्वायर्ड कहां पे है? एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट में। इसका मतलब ये हुआ, वो जो हमने डिफरेंट प्लेसेस पे स्टडी किया है कि ऑडिट इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स कहां लिखी हुई हैं? कोड ऑफ एथिक्स में। अब उसने इसको नाम दे दिया स्टैंडर्ड्स का, जैसे ये भी स्टैंडर्ड्स हो। जैसे ऑडिट के स्टैंडर्ड है, जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, उसी तरह अब इंडिपेंडेंस के स्टैंडर्ड्स भी हैं। ठीक, 2 स्टैंडर्ड, एक 4A में और एक 4B। अच्छा, जरा मुझे दोनों का टाइटल पढ़ के बताइए। सबसे अहम चीज हमने कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर, आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर समझना है और डेफिनेशन समझनी है। आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ सकें और समझ सकें इसकी रिक्वायरमेंट को। डायरेक्टली कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट को आप नहीं समझ सकेंगे, उसमें कुछ टर्म्स ऐसे यूज होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है डायरेक्टली। तो इसीलिए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, फिर उसके बाद ग्लोसरी की तरफ चलेंगे, डेफिनेशन। आज के लेक्चर में बस इतना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है ना एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वो टॉपिक्स, वो कांसेप्ट्स हमने नेक्स्ट स्टडी करने हैं। पार्ट 4A जरा पढ़िए क्या कह रहा है। इंडिपेंडेंस फॉर, अच्छा एक चीज, उसने इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड बोला है। पार्ट्स 4A और 4B, इसका मतलब है 4A में भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, 4B में भी। तो मेरे जहन में क्वेश्चन पता क्या आया कि 4A और 4B में क्या फर्क है। अब ये फर्क जानने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे इनकी हेडिंग्स को स्टडी करना है। आपने कोशिश करनी है हेडिंग पढ़ के ना आपको खुद समझ आ जाए कि ये दोनों में फर्क क्या है। ठीक है,
पहला पार्ट 4A, इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। मुझे इससे ये समझ आ रही है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमने 4A की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, अगर हम रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो 4A की रिक्वायरमेंट्स को परफॉर्म करना है। तो अगर ऑडिट और रिव्यू 4A में कवर हो गए तो 4B में क्या हो सकता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट। परफेक्ट, शाबाश। जरा चलते हैं ये पार्ट 4B, इंडिपेंडेंस फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। क्या ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं? यस। कौन सी होती हैं? वो जो ISA 3000 वाली एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, वो KPIs के कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ये वो एंगेजमेंट्स। क्लियर? अच्छा, अब ये जो 4B है इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें। ICAP ने इसमें से आज तक टेस्टिंग नहीं की, टेस्टिंग करता है तो 4A करता है। और अगर टेस्टिंग कर भी लेना, फर्ज करें जहन में आता है सवाल कि ये काम ICAP ने आज तक नहीं किया, वो हमारी दफा कर लेगा, जहन में अगला सवाल यही आता है, अगली बात यही आती है। तो ये कंसेप्ट वही है, अगर आप 4A पढ़ लेंगे ना उसके बाद 4B को पढ़ के देख लीजिएगा, ये सारे कंसेप्ट वही हैं जो 4A में आपने पढ़े हुए हैं। क्लियर? तो 4B समझ लीजिए है हमारे सिलेबस में, लेकिन ये रेपिटेशन है कंसेप्ट तकरीबन, बल्कि ये जो 4A है ना ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि अमूमी तौर पे जो 4A में एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं उनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जनरल पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये जो 4B है ना एंगेजमेंट्स अदर, इसमें अमूमी लाजमी नहीं है लेकिन नॉर्मली इसमें हो सकता है कि जनरल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट कम इन्वॉल्व। चलिए इसको आगे चलते हैं, फिर इसके बाद तो हाँ बस लास्ट में फिर क्या है, ग्लोसरी इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन तो हम खुद ही यूज कर लेते हैं, ग्लोसरी अहम चीज है, डेफिनेशन। अगर आप मुझसे पूछे ना कोड ऑफ एथिक्स में सबसे अहम चीज क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे अहम चीज है ग्लोसरी में जो टर्म है इनको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे ज्यादा है। हालांकि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कोई केस स्टडी ऐसी नहीं है जो ग्लोसरी को अंडरस्टैंड किए बगैर सॉल्व हो जाए। कैफ लेवल पे हो जाया करती थी, कैफ लेवल में सिचुएशन सिंपल थी। यहां पे अब वो उन्हीं कंसेप्ट को आप देखेंगे ज्यादातर जो कंसेप्ट स्टडी करेंगे, सारे तो नहीं, लेकिन ये जो ज्यादातर कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो आपने ऑलरेडी कैफ लेवल पे पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्हीं कंसेप्ट्स को डिटेल में डेप्थ में अप्लाई करवाएगा। और डेप्थ में एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि आपने ग्लोसरी में टर्म्स को समझा हो। क्लियर? अब समझ लगी आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स के पार्ट्स कितने हैं? पहला सवाल, जो भी स्टूडेंट इस दफा समर 26 में या उसके बाद अटेम्प्ट देगा, क्या उसे कोड ऑफ एथिक्स 2019 पढ़ना है कि अब 24? लेकिन लेक्चर अगर पर चले, कोड ऑफ एथिक्स तो नया ले लेंगे, क्या लेक्चर भी नहीं लेने की जरूरत है? नहीं, वो चेंजेस अलग से हम प्रोवाइड कर देंगे, उनको पढ़ें, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, अगर चेंजेस फर्ज कीजिए समझ तो फिर हम क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे कि ये चेंज लेक्चर के इस हिस्से में, ये लेक्चर, ताकि आपका टाइम बच जाए। वैसे अगर टाइम हो तो सारा ही दोबारा रिवीजन ही हो जाएगी, बाकी आपकी मर्जी है, वो आपने इंडिविजुअल बेसिस पे खुद डिसीजन करना है कि पूरे लेक्चर लेने हैं या सिलेक्टेड लेक्चर लेने हैं या बिल्कुल भी लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ के अगर समझ आ जाए तो। इसके हिस्से कितने हैं? पार्ट 1, 2, 3, 4A, 4B। जरा मुझे बताइए, थोड़ा रिकॉल कीजिए, पार्ट 1 में क्या था? कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, कंसेप्चुअल अप्रोच थी, क्या वो हमने कवर करना है? यस। पार्ट 2 में क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, क्या वो हमने कवर करना है? नहीं, वो आप काउंटिंग या दूसरे सब्जेक्ट्स में स्टडी करेंगे। पार्ट 3 में क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, क्या वो हमने पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, स्टडी करना है, कंप्लीट का सारा करना है। फिर उसके बाद पार्ट 4A और 4B, ये क्या है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं और वो अगर तो फर्ज कीजिए नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने सिर्फ पार्ट 3 को कंप्लाई करना है, 4 की तरफ आने की जरूरत नहीं है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऐसी सर्विस परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है, यानी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, तो फिर उसके लिए पार्ट 3 कंप्लाई करना है उसने, 4A और 4B नहीं। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने पार्ट 4 अप्लाई करना। और अगर वो ऑडिट या रिव्यू की एंगेजमेंट है तो 4A,
और अगर ऑडिट रिव्यू के अलावा अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं तो फिर 4B। लेकिन हम सिर्फ 4A पढ़ेंगे, क्यों भला? 4A ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, 4B उसकी रेपुटेशन है। पहली रीजन ये कि 4A पढ़ लेंगे तो 4B जहां से मर्जी उठा के पढ़ लें, वो सारा आपको लगेगा ये तो वही बात डिस्कस हुई है, बल्कि उससे कम है 4B। और दूसरी रीजन क्या है? ICAP 4B में से टेस्टिंग नहीं करता, 4A। अच्छा, अब मैं चाहता हूं आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, कोड ऑफ एथिक्स के साथ। आप ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमें आता है, तो उसके लिए अब मैं कुछ आपके सामने जो 4A, देखिए सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा जो हमने पढ़ना है कोड ऑफ एथिक्स में से? बताएं, पार्ट 1 है, 3 है या 4A है? 4A, शाबाश, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जो कंसेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, जो हमने डिटेल में पढ़ने हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आज, लेकिन ओवरव्यू में आपको तसल्ली देनी है कि ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नई चीजें आ जाए, नहीं, इसमें कुछ नई चीजें हैं और ज्यादातर चीजें कैफ लेवल की है लेकिन बहुत डिटेल में है। कैफ लेवल की है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, बहुत डिटेल में। मेन कंसेप्ट वही होगा, उसके आगे वो उसको खींचेगा। वो कैसे खींचता है वो जाहिर है मैंने आपको बताना है। जरा मुझे बताइए, इसमें पहली चीज तो ये ग्रुप ऑडिट्स। ये ग्रुप ऑडिट भी मुझे लगता है ये नया कंसेप्ट है। ऊपर वो जो लिस्ट थी उसमें कोई ग्रुप ऑडिट पड़ा हुआ लिखा हुआ था, मेंशन, उसमें ये नया कंसेप्ट है। ये इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है, इसको तो हम खास तौर से स्टडी करेंगे। इसके पेजेस भी ठीक ठाक है, 10 पेजेस है। क्या आपने ISA 600 स्टडी किया है? जैसे मैं बताया था ना अभी, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, वो डिस्कस हुआ है। क्या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का कंसेप्ट कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुआ है? हाँ, अभी मैंने बताया। और मैंने क्या आपको मशवरा दिया था कि आपने इसको किसके साथ मिला के पढ़ना है? ISA 250 के साथ। तो उसी तरीके से ग्रुप ऑडिट है, ये सेक्शन जब आपने पढ़ना है तो किसके साथ मिला के पढ़ना है? ISA 600 के साथ। उसकी भी रिवीजन हो जाएगी और कंटेक्स्ट बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ये आपने अगर ऑलरेडी CFAB में ये ISA 600 कवर कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि ये इसमें क्या चीज डिस्कस हो रही है। अगर नहीं किया अभी तो फिर ये आपके लिए टोटली न्यू चीज है। फीस, जरा मुझे बताइए, कैफ लेवल पे हमने कोई फीस के बारे में डिस्कशन की थी? सिचुएशन थी, हाँ, वो क्या, वो अंडर कटिंग, वो प्रीडिसेसर राइटर से कम फीस चार्ज नहीं करनी, वो कंटिंजेंट फी नहीं होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें थी। अच्छा, इसका मतलब ये हमने, मेरा ख्याल है, किया हुआ पढ़ा हुआ है। कंपनसेशन एवैल्यूएशन पॉलिसीज हमारे लिए नई चीज है। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज, ये पढ़ा था। उसमें मेन कंसेप्ट क्या था? बेसिक कंसेप्ट मुझे बताएं कि क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, ये बताया था। ये भी एक्चुअल और थ्रेटन लिटिगेशन, ऑडिट फर्म और क्लाइंट के दरमियान में कोई लिटिगेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो शेयर्स लिए होते थे, ऑडिट फर्म में से किसी टीम मेंबर ने शेयर लिए होते थे, ये वो डिस्कशन होगी इसमें। ये भी पढ़ा हुआ आपने। लोन्स एंड गारंटी, वो बैंक से लोन लिए थे, वो याद है वो क्या था? बुरे वाला बैंक लिमिटेड वाला सवाल होता था बड़ा, वो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस कर, ये भी पढ़ा हुआ है। बिजनेस रिलेशनशिप, ऑडिटर और क्लाइंट मिलके, इधर पार्टनर उधर डायरेक्टर मिलके कोई जॉइंट वेंचर शुरू कर लिया, पार्टनरशिप शुरू कर ली, बिजनेस रिलेशनशिप। ये डिटेल में नहीं था, हल्का सा शायद कोई कंसेप्ट किसी एग्जांपल में था, बिजनेस रिलेशनशिप डिटेल में नहीं था। क्या फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा। वो दोस्त भाई, वो सॉरी भाई होता था, स्पाउस है, वो क्लाइंट में, इधर एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है और उधर क्लाइंट। ये भी पढ़ा, डिटेल में पढ़ा बल्कि हमने काफी। रिसेंट सर्विसेज विद आर्टिकल, जाता है इधर का एम्प्लॉय छोड़, कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ के फर्म में आ गया, फर्म को छोड़ के कंपनी का एम्प्लॉय चला गया, ये वो आना जाना जो लगा रहता था, ये इस कंसेप्ट में डिस्कस हुआ है। ये भी पढ़ा हुआ हमने। सर्विंग एज डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ ऑडिट क्लाइंट, ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये छोटा सा कंसेप्ट है, साइमल्टेनियस वर्क नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट, ये वही रिसेंट सर्विसेज से मिलता जुलता है, वही था ना, वो हम इसको इस तरीके से पढ़ा करते थे, क्या था, ट्रांसफर इन और ट्रांसफर आउट, इस तरीके से। टेम्परेरी पर्सनल असाइनमेंट, 2-3 महीने के लिए हमारे टीम मेंबर को बुला लेते थे वो। लॉन्ग एसोसिएशन, अच्छा ये पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन इसने
शायद सबसे ज्यादा जो डिटेल में डिस्कशन है ना कोड ऑफ एथिक्स, या यूं कह लीजिए सबसे ज्यादा जो टेक्निकल चीज है वो ये है। इसको मार्क कीजिए, लॉन्ग एसोसिएशन को और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को मार्क कीजिए, ये 510 540 बहुत इसमें सिचुएशंस आगे निकलती हैं, खुलती है सिचुएशन, यानी यूं समझ लीजिए कि इसमें मल्टीपल सिचुएशंस हैं। टेस्टिंग अभी आई कैप करता है, ज्यादा करता है इन सेक्शन में से कंपैरेटिवली, ये सेक्शन भी बड़े हैं। आप अगर देखें ना थोड़ा सा आपको पेजेस की तादाद से भी रफ सा आइडिया हो जाता है कि लेंथ क्या है। वो देखिए इसके 178 से 185 पेजेस हैं और पैराग्राफ में डिस्कशन भी ठीक ठाक है, बाकियों के इतने ज्यादा पेजेस नहीं है। फिर इसके बाद 540 है, 197 203 6 पेजेस है, 6-7 पेजेस है। तो इससे भी अंदाजा हो जाएगा कंपैरेटिव में डिस्कशन ज्यादा है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है जो बिल्ड हुआ है। तो इसीलिए मेरी सजेशन ये है कि आज के लेक्चर के बाद आपने एक काम करना है कि जो कैफ लेवल का आपके पास कोड ऑफ एथिक्स का कोई भी मटेरियल है, कोई बुक है, कोई नोट्स हैं, क्वेश्चंस नहीं करने। कैफ लेवल का क्वेश्चन कोई नहीं करना, लेकिन अगर कोई बुक है, कोई नोट्स है कोड ऑफ एथिक्स से, कोई से भी आई कैप के, हमारे किसी भी टीचर के, कोई से कुछ कोई मटेरियल आपके पास हाथ लग जाए कोड ऑफ एथिक्स का, आपने उसको रीड कर लेना है ताकि एक वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए आपकी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल तो करवा रहा हूं, लेकिन अगर आप खुद भी आपके पास नोट्स हो, क्विकली 1 घंटे 1.5 घंटे में वो सारा एक दफा रिवाइज कर लें तो आपकी बहुत अच्छी बेस बन जाएगी कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट। ये कंसेप्ट क्या है भला, बता सकते हैं? इसमें क्या कह रहा है कि क्या आप अपने ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? इसकी क्लासिक एग्जांपल कैफ लेवल पे उसने सिर्फ 2-3 एग्जांपल डिस्कस की थी, जिसमें भी सबसे बड़ी एग्जांपल ये थी कि क्या हम अपने ऑडिट क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका वन वर्ड आंसर वहां पर जो सिखाया जाता था वो था कि नहीं, सिग्निफिकेंट है, नहीं कर सकते। इससे कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। शाबाश, बेहतरीन। लेकिन यहां पे उसने सर्विसेज की अच्छी खासी लिस्ट दे दी है, लिस्ट दे दी है, ठीक है, लेकिन इसमें से कंपैरेटिवली टेस्टिंग कम है। कुछ एक पैराग्राफ में ये जो ऊपर है ना 500 सीरीज, इसमें टेस्टिंग ज्यादा है। 600 सीरीज में टेस्टिंग कंपैरेटिवली कम, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी, ये सिंपल है। कभी ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ये थ्रेट, ये सर्विस प्रोवाइड ये थ्रेट। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, इसको वो मिलाता है हमारा जो पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 उसके साथ। अब वो कैसे मिलाता है वो क्या, वो बाद में स्टडी करना है। फिलहाल इतना समझ लीजिए 600 में नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज की लिस्ट है, लेकिन अगर देखें सिर्फ नॉन इंश्योरेंस सर्विस किसी को प्रोवाइड करें ना तो फिर इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, उसमें कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई नहीं होगा। ये कोड ऑफ एथिक्स इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा कि आप अपने क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से कोड ऑफ एथिक्स डिस्कशन किया, अप्लाई किया। ठीक है, कंपैरेटिवली 500 की निस्बत कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन इसको एक दूसरे पैराग्राफ पार्ट के साथ मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। 601 क्या, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। इसमें क्या डिस्कस करेगा, क्या हमें अपने ऑडिट क्लाइंट के अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, वैल्यूएशन सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी सर्विसेज आपको पता चल रही है ना कि क्या कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज है, जिसमें हम कोई मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम सर्विसेज, लिटिगेशन आईटी रिलेटेड सर्विसेज, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज, क्लाइंट का किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसमें सपोर्ट का कोई मैटर है, उसको रिजॉल्व करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज, क्लाइंट को हमसे लीगल हेल्प चाहिए। रिक्रूटमेंट सर्विसेज, रिक्रूटिंग, क्लाइंट ने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, हमसे मदद लेना चाह रहा है, हम हायरिंग प्रोसेस में, इसका मतलब ह्यूमन सोर्स सर्विसेज एक तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम। कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का ये मतलब नहीं है कि हम क्लाइंट को लोन दे रहे होंगे, नहीं, बल्कि क्लाइंट अगर लोन लेना चाहता है, क्लाइंट शेयर इशू करना चाहता है, इस प्रोसेस में उसको असिस्ट करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं, 800 को फिलहाल रहने दीजिए, ऐसी काम की चीज नहीं है, पढ़ लेंगे हम बाद में। फिलहाल
कि इनमें से जितनी भी सर्विसेज हैं ना, ज्यादातर सर्विसेज की आपको समझ लगी होगी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। क्या एक वन वर्ड आंसर होगा जब हम किसी भी पैराग्राफ को स्टडी करेंगे, उसमें वन वर्ड आंसर होगा कि ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती? नहीं, वन वर्ड आंसर नहीं होगा। ये होता तो वो एक पैराग्राफ लिखता कि भैया फॉलोइंग सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू ऑडिट क्लाइंट, और ये सर्विस लिख। अगर उसने हर एक सर्विस को, जैसे ये रिक्रूटमेंट सर्विसेज है 239 पेज पे है, इसका मतलब 239 पे भी ये डिस्कस हुआ है, 240 पेज पे भी डिस्कस हुआ, 2 पेजेस पे डिस्कशन की है, और 2 पेजेस पे कोई पैराग्राफ होंगे 15, 16, 20 के करीब, 10 से 15 पैराग्राफ तो होंगे कम से कम। तो उन पैराग्राफ में उसने कुछ ना कुछ तो डिस्कस किया होगा, ट्विस्ट होगा कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्या डिस्कस किया होगा भला? हाँ, इस तरह के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जिस क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उसको ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जब कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर उसके बाद आपने एहतियातन सेफगार्ड भी अप्लाई करना। फिर से ये जो 600 सीरीज में जितनी भी सर्विसेज उसने डिस्कस की हैं, ठीक है, वो कोई एक एक लाइन में तो उसने डिस्कशन नहीं निपटा दी, कोई एक एक 2-2 सफ़े हैं, कोई 8-10 पैराग्राफ तो हैं लगभग सबके। तो इनमें डिस्कशन क्या हुई होगी, मैं वो ओवरऑल डिस्कशन आपको बताना चाह रहा हूं। ओवरऑल डिस्कशन क्या होगी भैया? ये एक सर्विस है, सबसे पहले क्या बताएगा? सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करेगा, इस सर्विस में क्या क्या चीजें शामिल है, ताकि अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाए कि लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज में क्या शामिल है, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज में क्या शामिल है। आपको पहले सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन देगा, फिर क्या बताएगा? किस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। जैसे अमूमी तौर पे लिस्टेड कंपनीज को बताएं, आपके ख्याल में प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, रिस्की होती हैं। अनलिस्टेड को कर सकते हैं। पहले तो ये बताएगा किस कंपनी को कर सकते हैं, किसको नहीं। अच्छा, अब जब बता देगा कि अनलिस्टेड को कर सकते, फिर आगे ये बताएगा कि इसमें से कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जब जैसे वो बताएगा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, रिक्रूटिंग सर्विसेज में भाई ऐसा है कि जो सीएफओ सीईओ वगैरह की हायरिंग है ना, थोड़ी सेंसिटिव होती है। तो ऐसा है कि आपने जब इसमें हायरिंग प्रोसेस में एंगेज होना है ना, तो फाइनल हायरिंग का फैसला आपने नहीं करना। सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, लेकिन सर्विस एक हद तक। जब सर्विस के अंदर डिसीजन मेकिंग आ जाए तो वो आपने परफॉर्म नहीं करनी। और जब सर्विस प्रोवाइड कर ली, थ्रेट उसके बाद भी राइज हो सकता है, उसके बाद फिर सेफगार्ड होंगे। तो 3 चीजें ज़हन में रखनी है 600 को पढ़ते हुए। नंबर 1, किस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसको नहीं। नंबर 2, किस हद तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, किस हद तक नहीं। और नंबर 3, अगर सर्विस प्रोवाइड की है तो फिर उसके बाद क्या किसी सेफगार्ड की जरूरत है तो क्या करना। क्लियर यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। बस ये हमारा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। ये 800 मैंने आपसे कहा है, ये फादर टाइमिंग इसको अलग रख ले, इसमें कोई खास बात नहीं है, पढ़ लेंगे। 4B हमने करना नहीं। और ये कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर था। अब सबसे अहम चीज क्या है वाला? ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या है? डेफिनेशंस। डेफिनेशन। और मैंने आपको क्या मशवरा दिया हुआ है कि जब कभी कोड ऑफ एथिक्स आपने पढ़ना है, सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़नी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि यहां पे इस टर्म से उसका क्या मतलब है, ऑडिट क्लाइंट से उसका क्या मतलब है, नेटवर्क फर्म किसको कहते हैं, रिलेटेड एंटिटी क्या है, ठीक है, इन्फ्लुएंस क्या है, डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ये टर्म्स यूज होंगे। तो जब आपने इनको समझा नहीं होगा, कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन समझ नहीं आएगी। आपको एक फॉल्स फीलिंग जरूर आएगी, क्या कि मैं तो डायरेक्ट ग्लोसरी पढ़े बगैर ही, समझे बगैर ही मैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ आ रही है। जो लिखा होगा ना वो समझ आ रही है, लेकिन आप नोट करेंगे केस स्टडी आपसे सॉल्व नहीं होगी। डायरेक्ट अगर ग्लोसरी को पढ़े बगैर आप अगर इन पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि समझ आ रही है। जैसे रिलेटेड एंटिटी, इसमें कोई टेक्निकल मुश्किल लफ्ज तो नहीं है इंग्लिश का कि हम कहेंगे डिक्शनरी खोल के देख सकते मतलब क्या है, लेकिन इसमें उसने खुद बताया हुआ है कि कौन कौन सी एंटिटी शामिल है, कौन सी नहीं। वो केस स्टडी में फिर वो जब इसको टेस्ट करता है गलती होती है। तो आइए जरा ये कुछ डेफिनेशंस है जो अब हम सीखने जा रहे हैं। जैसे ऑडिट फर्म एंड शेयर होल्डर है, इसमें कौन कौन सी हमने सीखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने सीखनी है ऑडिट, पहली डेफिनेशन ऑडिट टीम,
ऑडिट टीम की डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे क्या होती है। ये डेफिनेशन के ना हमने कुछ हिस्से बनाए हैं, ये समझ लीजिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। यानी सारी डेफिनेशन नहीं आपके सामने रख रहा, सिर्फ वो डेफिनेशन जो काम की हैं, बाकी भी हैं हर डेफिनेशन जो टेक्निकल थी। ये वो डेफिनेशन जो केस, ये वो टर्म्स हैं जो केस स्टडी के अंदर बार बार यूज होंगी। तो ऑडिट फर्म में शेयर होल्डर पड़ेंगे, ऑडिट टीम, की ऑडिट पार्टनर और नेटवर्क फर्म। ये 3 टर्म्स हमने सीखनी है कि इसका क्या मतलब है। ऑडिट क्लाइंट में हम फिर क्या सीखेंगे, रिलेटेड एंटिटीज। क्या सीखेंगे, रिलेटेड एंटिटीज। फिर हम सीखेंगे ऑडिट क्लाइंट क्या है, फिर सीखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या है। नेक्स्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में क्या सीखेंगे, रिलेशनशिप होता है इमीडिएट फैमिली मेंबर, और कौन सा रिलेशनशिप होता है, क्लोज फैमिली मेंबर, और कौन सा रिलेशनशिप होता है, क्लोज रिलेटिव। रिलेटिव फिर हम स्टडी करेंगे कुछ टाइम पीरियड्स के बारे में। कौन कौन सा टाइम पीरियड, एक इंगेजमेंट पीरियड, ये क्या है। फिर स्टडी करेंगे हम टाइम ओन पीरियड, बहुत अहम टर्म है, छोटी सी है, सिंपल है, लेकिन बहुत अहम। हमारे कोड ऑफ एथिक्स का जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट है ना, वो ये 2 डेफिनेशंस क्लियर हो तो फिर समझ आता, वरना समझ नहीं आता। एक टाइम ऑन पीरियड और दूसरा कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। स्टार्ट, पहले सिंपल वाली डेफिनेशन आपको बता देता हूं। ये राइट साइड वाली डेफिनेशन थोड़ी सिंपल वाली डेफिनेशन है। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, हमने कैफ लेवल पे जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा था, कैफ लेवल पे जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, उसमें स्ट्रक्चर सिंपल रखता था। अब ये जो कंसेप्ट बताने लगा हूं, इसको आपने पिक करना है, समझना है और अप्लाई करने के लिए तैयार रहना है। कैफ लेवल पे कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता था। भाई सिंपल कैसे होता था, अभी यहां पे मैं अगर ड्रॉ करूं तो भाई सिंपल ऐसे होता था, ये है फर्म, ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म, ये है हमारा ऑडिट क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। फर्म में किसी ना किसी पर्सन का, कोई टीम मेंबर, कभी पार्टनर, कभी मैनेजर, ठीक है, कभी उनके रिश्तेदार, उसका कोई इंटरेस्ट या इशू, कोई मसला था, कोई रिलेशनशिप होता था। ऑडिट क्लाइंट, ये बार बार डिस्टॉर्शन क्यों हो रही है, सुबह तो नहीं होती होती। ओके ओके ओके, मेरी कोई गलती है ऐसे, ये ओके, यानी जब मैं इधर मूव करता हूं फिर प्रॉब्लम होता, ओके, ये नोट करना जरा, ठीक है। ऑडिट फर्म में कोई पर्सन है, वो क्या, उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था ऑडिट क्लाइंट में, ऐसा ही है, इधर का बंदा कभी उधर का बंदा, ये होता था। सीफैप लेवल पे क्या करेगा, ये जहन में रखिएगा। ये है सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत आसान है, सिचुएशन आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते थे। आपको याद है कैफ लेवल पे हमने कंपनीज एक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करना सीखी थी। तो लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई करना सीखी थी तो फिर आपको याद होगा उसमें अक्सर वो क्लाइंट के साथ उसकी कोई सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएटेड कंपनी का केस भी, वो कोड ऑफ एथिक्स में कंप्लेक्स नहीं करता था, लॉ में कंप्लेक्स करता था डिसीजन। अब आके कोड ऑफ एथिक्स में भी कंप्लेक्स करेगा। अब आपको ऑडिट फर्म के साथ अपने ऑडिट क्लाइंट के साथ साथ वो क्या करेगा, वो कहेगा आपके ऑडिट क्लाइंट की कोई रिलेटेड एंटिटी भी है। क्या है, ऑडिट क्लाइंट की कोई रिलेटेड एंटिटी भी है। रिलेटेड एंटिटी को आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो पढ़ेंगे कंसेप्चुअली। एसोसिएटेड कंपनी, क्या, एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है।
और ये तो आपको याद होगा ही कि एसोसिएटेड कंपनी में होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है वो, और उसके बाद इसमें 20% शेयर होल्डिंग होती है और कॉमन शेयर होल्डिंग और कॉमन डायरेक्टरशिप वो है। तो सीफैप लेवल पे सिर्फ आपके ऑडिट क्लाइंट में मसला नहीं आएगा, आपके ऑडिट क्लाइंट की रिलेटेड एंटिटी में भी मसला आएगा, इसको भी क्रिएट करेगा। और फिर सिर्फ ये फर्म नहीं है, एक और टर्म है नेटवर्क फर्म। नेटवर्क फर्म हमारे क्लाइंट के कुछ इन्फ्लुएंशियल पार्टीज हैं जो हमारे क्लाइंट पे इन्फ्लुएंस रखती हैं, ऐसा ही है। तो ऐसी पार्टी नहीं होगी जो कि हमारी फर्म पे भी इन्फ्लुएंस रखती हो सकती है कोई ऐसे लोग जो हमारे फर्म पे, जो हमारी फर्म को कहते हो ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, फीस निकाल लो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है आइंदा इसको अप्लाई करना है। कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है बताएं? आई कैप, लेकिन इसमें ऐसे बुरा आई कैप नहीं है, क्योंकि वो जो दूसरी नेटवर्क फर्म है ना वो भी ऑडिट कर रही होती है, प्रैक्टिस कर रही होती है। ये है नॉर्मली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें इंटरनेशनल फर्म्स जिनके साथ एफिलिएशन करवाई गई है। जैसे एजुकेशन इदारे होते हैं, आपने देखा होगा होते थे इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन बीकॉम वगैरह के, तो जिस कॉलेज में हम जाते थे लिखा होता था, क्या लिखा होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड। एफिलिएटेड शाबाश। तो उसका एफिलिएटेड का मतलब क्या कि हमने यहां पे ग्रेजुएशन क्लासेस वगैरह होंगी, लेकिन पढ़ाना क्या है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या होगा हमारा, ये सारे का सारा पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है, या वो यूनिवर्सिटी जिसके साथ आपने एफिलिएशन करवाई है। ये एफिलिएशन का कंसेप्ट हमारे प्रोफेशन में भी है। जैसे आपने बिग फर्म का नाम सुना ही होगा, क्या है PwC, आगे पीछे अब तो इतना अर्सा हो गया भूल गए। आपकी एज में ना हमें लगता था बहुत ही काम की अहम इंफॉर्मेशन है, ये तो बस सोते जागते बस यही इर्द करते रहना है, अब आके नाम भी भूल गए। इतनी अहम नहीं होती, आपको पता है अहम है लेकिन इतनी नहीं है। चले तो क्या किधर थे हम, हाँ PwC, KPMG, EY, डिलॉयट। अच्छा, क्या पाकिस्तान में PwC एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, गोरा इधर क्यों आएगा, वो तो इधर नहीं है। क्या है? एफिलिएशन, KPMG एफिलिएशन। लेकिन याद रखिए उनका सिस्टम है, उनका सिस्टम, क्योंकि वो जब आपका अपना नाम आपके नाम के साथ जोड़ने की इजाजत देते हैं ना, तो कहते हैं भाई हमारा नाम बदनाम नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे KFC है फॉर एग्जांपल, अब वो KFC वो वाला KFC थोड़ी है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, फॉर्मूला है, काम करने का तरीकाकार वो है, ठीक है। लेकिन बर्गर तो अमेरिका से नहीं आता, तो यहीं का है। तो एफिलिएशन की फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में ये होना चाहिए, प्रोसीजर में आपने ये वगैरह वगैरह जो भी होती है। तो फिर अगर हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ABC फर्म है, हमने इंटरनेशनल EY के साथ एफिलिएशन करवा ली, KPMG के साथ PwC एफिलिएशन करवा ली, तो फिर हम अपने नाम के साथ उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ है, अब वो फर्म हमारी नेटवर्क फर्म हो गई, अब वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, हमें उसे अच्छी खासी फीस देनी पड़ेगी, हो सकता है प्रॉफिट में से, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़े। जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर वो अडॉप्ट करेंगे वो हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है, हमारे लिए भी, यानी हमने उनकी बातों को, यह है नेटवर्क फर्म। अच्छा, लेकिन आगे चले मजीद कंसेप्ट। नेटवर्क फर्म आपस में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी शेयर करती हैं, कॉस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करती है, बेयर करती है, क्योंकि जाहिर है सर्विसेज हम ले रहे हैं उनसे, वो अपना नॉलेज बेस भी हमारे साथ शेयर करते हैं इंटरनेशनल फर्म। अगर इंडिया में भी कोई PwC के साथ किसी फर्म ने एफिलिएशन करवाई है, तो याद रखिए हमारे लिए PwC जो इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल USA में है वो भी नेटवर्क फर्म है, और जो इंडिया वाली है वो भी नेटवर्क फर्म है, ठीक है, जो दुबई में है फॉर एग्जांपल वो भी नेटवर्क। अच्छा, मुझे ये बताइए नेटवर्क फर्म का हमें फायदा क्या होता है भला? नेटवर्क फर्म का फायदा ये होता है कि नेटवर्क फर्म, अगर हमने कभी कोई काम करवाना हो ना, आप आगे चल के आपने वो ISO 610 620 वगैरह में भी ये कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं कि सम टाइम ऐसा होता है हमें किसी दूसरी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करवाने हैं, तो जिस प्रोफेशनल से हम खुद नहीं जाना चाहते, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे, तो वहां पे अगर कोई फर्म है हम उससे प्रोसीजर परफॉर्म करवा सकते हैं। क्या स्टैंडर्ड हमें इसकी इजाजत देते हैं? बिल्कुल इजाजत देते हैं।
हाँ, वो कंपोनेंट राइट वाला कंसेप्ट मिलता जुलता वही है, बिल्कुल वही। तो अगर तो वहां पे हम अपनी नेटवर्क फर्म को इंगेज करेंगे ना, तो हमारे लिए प्रोसीजर, उसकी चेकिंग करना, उसको सुपरवाइज करना हमारे लिए आसान भी है और कम भी है, क्योंकि हमारे प्रोसीजर पॉलिसीज सेम है, शेयर होते हैं। लेकिन अगर कोई अदर फर्म होगी तो फिर मुश्किल होगी। तो इन जिस तरह हमारे ऑडिट क्लाइंट की कुछ रिलेटेड एंटिटीज हैं जिनका एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस है, उसी तरह ऑडिट फर्म की भी कुछ रिलेटेड एंटिटी हो सकती है जिसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो। उस रिलेटेड एंटिटी को क्या बोलते हैं? उस रिलेटेड एंटिटी को हम बोलते हैं नेटवर्क फर्म। क्या बोलते हैं? फर्म। रिलेटेड एंटिटी के नाम स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए टर्म बोली नेटवर्क फर्म। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया? कैफ लेवल पे क्या होता था भला? 1 to 1 क्या होता था? ये और ये, इसका आपस में रिलेशनशिप होता था। सीफैब में याद रखें, जहनी तौर पे तैयार रहें, केस स्टडी में क्या करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं रखेगा, ऐसे रखेगा कि हमारा मसला इधर है, या ऐसे रखेगा। हमारा कोई मसला नहीं है। केस स्टडी में क्या बोलेगा? कहेगा आपकी फर्म नीट एंड क्लीन है, आपकी एक नेटवर्क फर्म है, आपका ऑडिट क्लाइंट में कोई लेना देना नहीं है, आपकी नेटवर्क फर्म का ऑडिट क्लाइंट में लेना देना। आपको दो हरफी बात बताता हूं, क्या कहता है कोड ऑफ एथिक्स ब्रॉडली है। कैफ लेवल पे उसने क्या सीखा? तंग कर रहा है ये, कल जरा देखिएगा ये क्या है। सुबह भी मैं ऐसे इधर मुंह करके पढ़ाता हूँ, सुबह नहीं होता है। ओके 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 ठीक। रिकॉर्डिंग में भी आ रही होगी ये डिस्टॉर्शन? ओके अच्छा, सिर्फ स्पीकर का मसला है, रिकॉर्डिंग का नहीं है। ओके गुड, ये चेक करके मुझे बताइएगा। कैफ लेवल पे थ्रेड कैसे क्रिएट होता था? 1 to 1, बस सिंपल। सीफैब में कैसे होगा? 1 to 1 को भूल जाएं, क्या होगा? 1 to many। इसका इसके साथ रिलेशन क्रिएट कराएगा, या मैनी टू 1 इनका मसला क्रिएट करवाएगा, या मैनी टू मैनी इसका मसला। ये जहन में रखिए, केस स्टडी में कल साढ़े बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पढ़ा था हमारी ऑडिट फर्म का ऑडिट क्लाइंट से इंडिपेंडेंट जरूरी है। यहां पे कहता है नहीं, ऑडिट फर्म का और नेटवर्क फर्म का भी ऑडिट क्लाइंट से और रिलेटेड एंटिटी से भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसका मतलब इसका इससे इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, इसका इससे इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, मतलब इसका इससे इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, और इसका इससे इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। अब केस स्टडी में घुमाने के लिए क्या करेगा? नेटवर्क फर्म के रिलेटेड एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट करवा देगा। हम समझ रहे होंगे भाई जिसने ऑडिट करना है वो भी नीट एंड क्लीन है, और जिसका ऑडिट होना है वो भी नीट एंड क्लीन है, तो मसला ही कोई नहीं है। जब डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी ना तो यही लगेगा मसला कोई नहीं है। डेफिनेशन पढ़ी होगी तो पता चलेगा हाँ भैया नेटवर्क फर्म का भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है और रिलेटेड एंटिटी से भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। क्लियर हुई है बात? ये रिलेटेड एंटिटी की टर्म भी बता दी आपको, नेटवर्क फर्म की टर्म भी बता दे। फिर इसके बाद हाँ, इमीडिएट फैमिली मेंबर। ये जो रिलेशनशिप होता है ना बाजू का केस स्टडी में, पता है क्या? केस स्टडी में आपको पता है इंडिविजुअल के जरिए से थ्रेट क्रिएट करवाता है वो। कोई इंगेजमेंट पार्टनर है, कोई मैनेजर है, कोई क्लाइंट में डायरेक्टर है। अक्सर जो थ्रेट्स हैं इंडिविजुअल के जरिए से होते हैं, कंपनीज के जरिए से भी होते हैं। ठीक है, जैसे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जितनी भी हैं उसमें फर्म कंपनी को सर्विस को प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से थ्रेट राइज होता है। लेकिन इंडिविजुअल के जरिए से भी थ्रेट होते हैं। अच्छा मुझे यह बताइए, अगर हमारा कोई मैनेजर है, उसने ऑडिट क्लाइंट के नहीं रिलेटेड एंटिटी के शेयर्स खरीदे हैं, क्या थ्रेट राइज होता है? हम फर्म है, हमारे मैनेजर ने, हम इधर है, हम हमेशा फर्म होंगे। हमारे ऑडिट मैनेजर ने फर्ज करे हैं। वैसे मजे की बात बताऊं, कैफ लेवल पे सिर्फ हम एंगेजमेंट टीम पे थ्रेड डिस्कस करते थे। यहाँ पे अब आपको पता है सेक्शन खुलेंगे, यहाँ पे एंगेजमेंट टीम के अलावा फर्म के अंदर दूसरे एम्प्लॉय का भी शेयर है, वो भी डिस्कस करता है। लेकिन मैं फिलहाल सिंपल रखना चाहता हूँ। फर्स्ट करें एंगेजमेंट मैनेजर है, उसके शेयर्स हैं,
रिलेटेड, क्लाइंट में नहीं, रिलेटेड एंटिटी में है, क्या थ्रेट राइज होगा? होगा। बेहतरीन, शाबाश। अच्छा, एंगेजमेंट मैनेजर के नहीं, उसके स्पाउस के हैं, थ्रेट राइज होगा? स्पाउस ने शेयर खरीदे हैं रिलेटेड एंटिटी में। अब देखें, थ्रेट को ना दूर दूर कर रहा है वो, ताकि बज़ाहिर आपको लगे इस विषय में मसला कोई नहीं है, लेकिन डेफिनेशन पक्की होंगी तो आपको पता चल जाएगा नहीं मसला है स्पाउस से भी। ठीक है, अगर भाई के पास शेयर हो, मैनेजर के भाई के पास, फिर भी थ्रेट राइज होगा। अगर उसके चचा के पास, मैनेजर के चचा के पास, उसके कजन के पास, दोस्त के पास शेयर्स हैं, उसने शेयर खरीदे, फिर भी थ्रेट राइज होगा, तीनों सिचुएशन में। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या तीनों सिचुएशन में थ्रेट की सिग्निफिकेंस एक जैसी है? एंगेजमेंट मैनेजर के खुद या उसके स्पाउस के पास ने शेयर खरीदे हों या उसके भाई ने शेयर खरीदे हों, दोनों सिचुएशन एक जैसी हैं? नहीं। या कजन ने शेयर खरीदे हों, चचा, मामा, ताया, उन्होंने शेयर खरीदे हों, तो इसीलिए हमें तीन तरह के रिलेशनशिप कोड ऑफ एथिक्स में मिलेंगे। एक होगा इमीडिएट फैमिली मेंबर, इसका मतलब होता है स्पाउस यानी हस्बैंड एंड वाइफ, और डिपेंडेंट चाइल्ड, ऐसे बच्चे जो समझे माइंड छोटे हैं, डिपेंडेंट। क्लोज फैमिली मेंबर में कौन लोग शामिल हैं? सिबलिंग्स, पेरेंट्स और इंडिपेंडेंट चाइल्ड। ऊपर वाले पेरेंट्स, साथ वाले सिबलिंग्स और नीचे वाले चाइल्ड। कौन से चाइल्ड? इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो ऊपर आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की टर्म यूज करता है, लॉ माइनर और मेजर की टर्म यूज करता है, मतलब तकरीबन। और बहन भाइयों के माँ बाप के अलावा, बच्चों के अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, जो दोस्त है, वो किधर आएंगे? क्लोज रिलेटिव। तो थ्रेट सब में राइज होता है, लेकिन उसने डिफरेंस क्यों बताया? सिग्निफिकेंस चेंज होती है। इमीडिएट फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो तो सिग्निफिकेंस कुछ और होगी, क्लोज फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सिग्निफिकेंस कुछ और होगी, क्लोज रिलेटिव इन्वॉल्व हो तो सिग्निफिकेंस कुछ और होगी। और अब आप डिफरेंट जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो सेम है। इवन जब कोई 8-10 साल पहले मैंने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना शुरू किया था, तो कुछ पैराग्राफ ऐसे होते थे, मैं उंगली रख के एक एक लफ्ज मैच करता था, मुझे लगता था ये तो दोनों पैराग्राफ में एक जैसी बात कर गया। वो एक एक लफ्ज जब मैच करते थे ना, तो उसके बाद फिर पता चलता था अच्छा यहाँ पे उसने इमीडिएट फैमिली मेंबर का लफ्ज बोला और यहाँ पे क्लोज फैमिली मेंबर का लफ्ज बोला, बाकी सारा सेम है आगे से। तो ये अब आपको जब टर्म्स क्लियर होंगी, फिर आप इस तरह के पैराग्राफ को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। भाई रिलेशनशिप भी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब पीरियड, एंगेजमेंट पीरियड क्या है? एंगेजमेंट पीरियड का मतलब है, दो टर्म सुने, एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पीरियड। एंगेजमेंट टीम क्या है? जो लोग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो एंगेजमेंट टीम है, जैसे पार्टनर, जैसे मैनेजर, जैसे सेमी सीनियर, सीनियर, ये कौन है? एंगेजमेंट टीम। टर्म ध्यान में रखिएगा, अभी एंगेजमेंट टीम है, अभी ऑडिट टीम भी आ जानी है, फिर आपने कहना अच्छा इन दोनों में क्या फर्क है? एंगेजमेंट टीम क्या है? वो सारे लोग जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये है एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट पीरियड क्या है? भाई जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किया, जिस दिन पहला ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उस दिन से लेके जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन की, उस दिन तक का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? एंगेजमेंट पीरियड। अब आपको एक रिक्वायरमेंट आपके सामने रखता हूं, अब आपको समझ आ जाएगी। एंगेजमेंट टीम को इंडिपेंडेंट रहना है थ्रू आउट द एंगेजमेंट पीरियड। एंगेजमेंट टीम को इंडिपेंडेंट रहना है थ्रू आउट द पीरियड। एंगेजमेंट पीरियड समझ रहे हैं? काम शुरू करने से लेके रिपोर्ट साइन करते हैं तभी काम होता है। तो क्या एंगेजमेंट पीरियड और एंगेजमेंट टीम समझ आ गया। अब एक है ऑडिट टीम। ऑडिट टीम में एंगेजमेंट टीम शामिल है, एंगेजमेंट टीम के अलावा भी कुछ लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से लोग हैं जो हमारी एंगेजमेंट टीम में नहीं शामिल लेकिन ऑडिट टीम में शामिल हैं? ये कौन लोग हैं?
ये है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, नाम सुना होगा आपने। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होता है? ये एक अलग से पर्सन होता है जो एट द एंड ऑफ द ऑडिट चेक करता है कि क्या हमने सारे प्रोसीजर आईएसए की रिक्वायरमेंट को मीट किया है। क्या ये सारा ऑडिट में हमारे साथ रहता है? नहीं रहता। तो ये एंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑडिट टीम का हिस्सा है। क्यों? हमारे ऑडिट में पार्टिसिपेट तो किया, थ्रू आउट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। रोल इसका जो है वो कंटिन्यूस नेचर का नहीं था, वन ऑफ किस्म का था, लेकिन रोल है। जिस टीम मेंबर का रोल कंटिन्यूस नेचर का हो वो एंगेजमेंट टीम है, और जिस पर्सन का रोल वन ऑफ किस्म का हो, एक दो दफा आया बस, उसके बाद फिर नहीं आया, तो वो क्या होगा? हमारा ऑडिट टीम। ऑडिट टीम में दो एग्जांपल्स ध्यान में रखिएगा जो ऑडिट टीम में शामिल होंगे। एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और दूसरा अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो, अगर हम, अच्छा पहले बताइए, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट और फिर उसी ग्रुप में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, ये दोनों अलग ऑडिट एंगेजमेंट है कि एक ही है? अलग अलग, वो अलग वो अलग, उसकी प्लानिंग अलग उसकी प्लानिंग अलग, उसकी रिस्क असेसमेंट अलग उसकी रिस्क असेसमेंट अलग, उसकी रिपोर्ट अलग, सबसे बड़ा रोल उसकी रिपोर्ट अलग उसकी रिपोर्ट अलग। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कोई सब्सिडरी, कोई कंपोनेंट 600 जिसे कंपोनेंट का वर्ड यूज करता है, कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, इसका कोई और पर्सन उस पे वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है? कर सकता है। तो इसको भी हम कहते हैं, ये हमारा, ये की ऑडिट पार्टनर की टर्म आएगी, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहरहाल इन शॉर्ट ये मैंने आपको 3 लोग बताए हैं। ये बेसिकली एक टर्म आएगी की ऑडिट पार्टनर, उसमें शामिल होते हैं। यानी एक एंगेजमेंट टीम है, एंगेजमेंट टीम वो सारे जो काम कर रहे हैं, फिर एक ऑडिट टीम जिसमें वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी आ जाता है, या दूसरे लोग जो हमें असिस्ट करते हैं टेक्निकल, बाजू का अच्छा कंसल्टेशन के लिए हमने किसी को एक्सपर्ट को एंगेज कर लिया, तो वो क्या हमारी ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं बन गया? वो बन गया। एक टर्म है एंगेजमेंट टीम, एक टर्म है ऑडिट टीम। एंगेजमेंट टीम रेगुलर मीनिंग, ऑडिट टीम से मुराद क्या? कोई एक्सपर्ट, वो भी शामिल हो गए। और एक टर्म है की ऑडिट पार्टनर। की ऑडिट पार्टनर कौन है? जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है वो भी, जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा है वो भी पार्टनर लेवल का ही बंदा है ना वो। और तीसरे नंबर पे वो पर्सन जिसने किसी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का ऑडिट किया है, वो भी की ऑडिट पार्टनर में शामिल होता है। ये बहरहाल अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको छोड़ दें, सिर्फ ये ज़हन में रखें कि मैं कुछ एग्जांपल जो आपके बैठा रहा हूं ना आपके ज़हन में, एंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल, ये कोई लोग होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कोई बंदा होता है, वो कोई ग्रुप ऑडिट में कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो सकता है, इसकी वेरिफिकेशन किसी और ने की हो, तो वो भी पार्टनर हमारे साथ मिल जाता है। बस ये ज़हन में रखें ना। बाकी अगर अभी ये नहीं समझ आ रही कौन सा की ऑडिट पार्टनर में है, कौन सा एंगेजमेंट टीम में, कौन सा ऑडिट टीम में, कोई मसला नहीं। अच्छा, एंगेजमेंट पीरियड क्लियर हो गया, ये मैंने डिस्कस कर दिया। ऑडिट टीम कर दिया, की ऑडिट पार्टनर भी। की ऑडिट पार्टनर में सिर्फ इतना अगर हो सके तो ध्यान में रखिएगा, 3 लोग शामिल हैं। हमारा एंगेजमेंट पार्टनर, हमारा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और पार्टनर ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, बस ये अगर याद रखें ना तो मुझे बाद में केस स्टडी में बड़ी हेल्प हो जाएगी। अब चलते हैं, एक कंसेप्ट है टाइम ऑन पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या कंसेप्ट है? टाइम ऑन पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड। भाई ये क्या है, ये सुन लें। टाइम ऑन पीरियड का मतलब है आप कंसेक्टिवली किसी पोजीशन पे कितना अरसा काम कर सकते हैं, यह है टाइम ऑन पीरियड। टाइम ऑन पीरियड क्या है? कंसेक्टिवली किसी पोजीशन पे
कितना अरसा काम कर सकते हैं, ये कहलाता है टाइम ऑन पीरियड। जैसे एक बड़ी फेमस प्रोविजन आपने एक बात सुनी होगी कि एक पार्टनर कंसेक्टिवली 5 साल तक किसी एक कंपनी का कंसेक्टिव ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, पार्टनर पॉइंट हो सकता है। तो 5 साल क्या हुए, टाइम ऑन पीरियड। हम क्या कहेंगे इस केस में, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, पक्का रूल नहीं करना, पक्का रूल बाद में पढ़ेंगे कि इंगेजमेंट पार्टनर के लिए टाइम ऑन पीरियड कितना है, 5 साल। 5 साल मैक्सिमम वो कंसेक्टिवली काम कर सकता है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद उसे ब्रेक देना पड़ेगी। टाइम ऑन पीरियड कंप्लीट मैक्सिमम होने के बाद जितना अरसा ब्रेक जरूरी हो उसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। टाइम ऑन पीरियड है, कंसेक्टिवली कितना अरसा काम कर सकते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड है, अब कितना अरसा आराम करना है। टाइम ऑन पीरियड क्या है, कितना अरसा काम कर, कितने साल काम कर सकते हैं, क्योंकि सालों में। टाइम ऑन पीरियड क्या है, कितने साल एंगेजमेंट पार्टनर या किसी और रोल पे काम कर सकते हैं, ये क्या है, टाइम ऑन पीरियड। और फिर उसके बाद लिमिट जब रीच हो जाए मैक्सिमम, उसके बाद कितना अरसा घर बैठ के आराम करना है, ये क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड। घर बैठना तो मैंने वैसे कह दिया, मतलब किसी और जगह पे काम करना। तो टाइम ऑन पीरियड और कूलिंग और पीरियड समझ आ गया। हम जो सेक्शन स्टडी करेंगे ना उसमें उसने डिफरेंट पोजीशन का डिफरेंट टाइम ऑन पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड बताया हुआ है। डिफरेंट पोजीशन का टाइम ऑन पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड डिफरेंट है। अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया दोनों का तो मुझे बताइए, जितनी पोजीशन ज्यादा होती जाएगी, जितनी पोजीशन ज्यादा बड़ी होती जाएगी, जैसे एंगेजमेंट पार्टनर, टाइम ऑन पीरियड उतना ही कम होता जाएगा, और कूलिंग ऑफ पीरियड ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा से। और जितनी पोजीशन कम होती जाएगी, टाइम ऑन पीरियड ज्यादा होता जाएगा और कूलिंग ऑफ पीरियड कम होता जाएगा, क्योंकि वो उसकी सिग्निफिकेंस भी कम है। शाबाश, बिल्कुल सही पहुंच गए। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। कौन सी ऑडिट क्लाइंट, हाँ ऑडिट क्लाइंट में सुन ले, ऑडिट क्लाइंट इज इक्वल टू ऑडिट क्लाइंट प्लस रिलेटेड एंटिटी। ऑडिट क्लाइंट से क्या मुराद है, ऑडिट क्लाइंट से मुराद है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो, और उसकी रिलेटेड एंटिटीज भी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी जगह ये लिखा हुआ है ना कि हमने अपने ऑडिट क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होना है, तो उसका मतलब हमने अपने ऑडिट क्लाइंट से भी इंडिपेंडेंट होना है, उसकी होल्डिंग से भी इंडिपेंडेंट होना है, सब्सिडियरी एसोसिएटेड से भी इंडिपेंडेंट। क्योंकि डेफिनेशन में लिखा होगा। अब ये देखिए, अगर आपने ये डेफिनेशन ना पढ़ी हो कि ऑडिट क्लाइंट इंक्लूड्स रिलेटेड एंटिटीज, और वो रिलेटेड एंटिटीज में थ्रेट राइज कर दे, आप तो उसे क्लीन चिट देके आ जाएंगे कि सर ये उस ऑडिट क्लाइंट में थोड़ा है, उसमें रिलेटेड। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है कि आपने टेस्ट नहीं की लेकिन कि ऑडिट इंक्लूड्स रिव्यू एंगेजमेंट। इसका मतलब है कोड ऑफ एथिक्स में जितने भी डिस्कशन करेगा वो ऑडिट 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 करके करेगा, लेकिन अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सारी चीजें रिव्यू में भी अप्लाई होंगी। अब अगर रिव्यू का केस आ गया, आया नहीं वैसे अभी तक, लेकिन रिव्यू का केस आ गया तो आप तो कहेंगे कोड ऑफ एथिक्स में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि रिव्यू एंगेजमेंट में क्या करना है, तो कोड ऑफ एथिक्स और रिव्यू एंगेजमेंट में अप्लाई नहीं होता। हालांकि ग्लोसरी जाके ऑडिट की डेफिनेशन में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा ऑडिट इंक्लूड्स रिव्यू। तो ये कुछ डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी किसको बोलते हैं, ये भी है लिस्टेड कंपनी को। अब ये 24 कोड ऑफ एथिक्स में रिवाइज हुई है, इसको उन्होंने बढ़ाया है, स्कोप इसका क्या किया है, बढ़ाया है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी पहले क्या था, लिस्टेड कंपनीज, अब डेफिनेशन को उन्होंने बढ़ाया, कह रहा है लिस्टेड कंपनी भी है और वो कंपनी अनलिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड नहीं है। सुने जरा, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है,
जिसकी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। ओके, अब सुने जरा, अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज, बोले क्या, पब्लिकली ट्रेडेड, बोले फिर से बोले लफ्ज, पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज कौन सी है, लिस्टेड कंपनीज हैं। और कौन सी हैं, ऐसी कंपनीज जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। और कौन सी है, ऐसी कंपनीज जो के लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन को उसने एक्सपेंड कर दिया है, बढ़ा दिया। किस डेफिनेशन, पब्लिक। लेकिन आज भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कहीं पे बोले, पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी बोले, तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल किसकी है, लिस्टेड कंपनी की ही। पहले ये टर्म होती थी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब अगर कभी पास, अब ये बता क्यों रहा, क्योंकि पास्ट पेपर के किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये टर्म। अब आईकैप ने जब कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हुआ है पास्ट पेपर, तो आईकैप रिवाइज नहीं करेगा, वो तो टीचर्स को ही करने पड़ेंगे जब उनके पास टाइम होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी अगर कहीं पर टर्म यूज हुआ है तो जहन में क्या आ जाए, लिस्टेड कंपनी। पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी कहीं पे टर्म यूज है, जहन में क्या आ जाए, सबसे बड़ी एग्जांपल लिस्टेड कंपनी, लेकिन और भी शामिल है। ये मैंने आपके साथ टर्म्स डिस्कस की हैं, ये वो टर्म्स हैं जो कि पास्ट पेपर्स में फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। आइए जरा, मैंने कोशिश किया आपको जरा कंसेप्चुअली बता दूं। अब जब पढ़ेंगे डेफिनेशन तो हो सकता है शायद इसमें कुछ इक्का दुक्का पॉइंट मजीद हो, लेकिन काम के पॉइंट मैंने आपको सारे कोशिश की है कि बता दूं। किधर है ग्लोसरी, नहीं तो ना सही, ऐसे तो फिर ऐसे सही याद नहीं। ये है पेज नंबर है 288 आपका जो कोड, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अब जो बाकी की डेफिनेशन को फिलहाल आप छोड़ दें, अब आपने यहां पे हम आज के लेक्चर का अख्ताम कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है, घर जाके सिंपल एक काम तो करना है, पार्ट ए पढ़ लीजिएगा। पार्ट ए मैंने आपको पढ़ा, देखिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एक तो उसमें से क्वेश्चन ही टेस्ट होता है, दूसरा कैफ लेवल पढ़ा हुआ, क्या इंटेग्रिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है पार्ट 1 में, और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, प्रोफेशनल कमिटमेंट ड्यू केयर क्या है। मुझे कहेंगे तो मैं बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं मैं डिस्कस कर दूं ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आधा घंटा एक्स्ट्रा लगना है। और फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है, फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है, ये टाइम लगेगा। कहेंगे तो ग्रुप में कह दीजिएगा, बता दूंगा, वरना मेरा मशवरा ये है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, आईकैप इसमें टेस्टिंग नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये कंसेप्ट अहम है क्योंकि आगे चल के थ्रेट डिस्कस होने हैं, और सिचुएशन के अंदर थ्रेट डिस्कस होंगे, सिचुएशन के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस होंगे। तो वैसे तो वहां पे भी डिस्कस हो जाएंगे इनडायरेक्टली, लेकिन पहले कर लें तो अच्छी बात है। तो आपने इसको रीड लाजमी करना है पार्ट 1 को, ठीक है। और तो बेहतर तरीका क्या है, कैफ वाले अगर नोट्स पढ़े हुए उनको पढ़ लें, फिर इसको रीड कर लें, इंशाल्लाह रेपिटेशन होगी, आप आसानी से पढ़ लेंगे। वो काम करना है आपने। अब ये आपकी होम असाइनमेंट है, और दूसरी होम असाइनमेंट क्या है, ग्लोसरी में सारी नहीं कह रहा, ये जो डेफिनेशन मैंने उधर लिखी है ना, ये डेफिनेशन आपने, जैसे कौन कौन सी डेफिनेशन है क्विकली जरा देखते हैं। इंश्योरेंस छोड़े, ये भी छोड़े, ऑडिट क्लाइंट, इसको पढ़ लीजिए। ये ऑडिट देखा, ये क्या लिखा हुआ है, द टर्म ऑडिट अप्लाइज इक्वली टू रिव्यू, ठीक है। ऑडिट टीम पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ये ऑडिट टीम, ऑल मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, यानी ऑडिट टीम और एंगेजमेंट टीम में फर्क है। और फिर क्या कह रहा है कि एंगेजमेंट टीम के अलावा भी जो लोग जो कि वक्तन फवक्तन काम में अपना रोल प्ले करते रहते हैं, ठीक है, वो भी हमारे इसी ऑडिट टीम में शामिल होंगे। पढ़ लें, कोई बहुत ज्यादा अहम नहीं है ये डेफिनेशन। चार्टर्ड अकाउंट बिजनेस और प्रैक्टिस, ये मैंने आपको बता दिया। क्लोज फैमिली, हाँ ये टिक लगाए, ये अहम है।
कंपोनेंट ये टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 600 में। कॉन्फिडेंशियल भी नहीं, कंटिजेंट फी भी आपको पता है पढ़ चुके हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड, हाँ ये उसने रेफर किया है पैराग्राफ को, पैराग्राफ नहीं पढ़ने, पैराग्राफ में वो डिटेल उसने बताई हुई है। कूलिंग ऑफ पीरियड मैंने आपको ऐसे बता दिया क्या होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? टाइम ऑन पीरियड अचीव, मैक्सिमम टाइम ऑन पीरियड के बाद जितना अरसे की ब्रेक जरूरी है, आराम जरूरी है। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हाँ ये जरूरी है। एक होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एग्जांपल बता दूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट की? ये एग्जांपल बता दें। ये फर्म है, क्या फर्म के पार्टनर या फर्म के पास जितना प्रॉफिट आता है सब में बांट देती है कि कुछ रिजर्व होते हैं? जो रिजर्व होते हैं आपके ख्याल में क्या वो अपने संभाल के रखते हैं तिजोरी में कि कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अमूमी तौर पे वैसे अगर कोई अच्छे लोग जिन स्टॉक एक्सचेंज को स्टडी किया हो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, वो थ्रू ब्रोकर नहीं करता, म्यूचुअल फंड के जरिए से नहीं करता। लेकिन म्यूचुअल फंड ना सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। आपको पता है कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो जिनका काम ही है या क्या दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड, उसको उसने मुख्तलिफ नाम दिए, इन्वेस्टमेंट व्हीकल और ब्ला ब्ला ब्ला। अगर फर्म ने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, अगर फर्म ने फर्ज करें किसी कंपनी में, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी का नाम बता दे, किसी लिस्टेड कंपनी का नाम बता दे, नेस्ले, फर्म ने नेस्ले के शेयर्स खरीदे हैं, हम कहेंगे ये डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। लेकिन अगर फर्म ने म्यूचुअल फंड के शेयर्स खरीदे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड ने आगे नेस्ले में इन्वेस्टमेंट की है, तो हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड भी फर्म का है, म्यूचुअल फंड हो सकता है इतने पैसे हो म्यूचुअल फंड ही बना, तो फिर याद रखें अगर फर्म का कंट्रोल है ना इस फंड के ऊपर, तो फिर अगर इस फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसे इनडायरेक्ट नहीं कहना, क्या कहना है? डायरेक्ट। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर इसके ऊपर कंट्रोल आ जाए तो फिर अगर इस फर्म ने इसमें और इसने इसमें किया तो फर्म की नेस्ले में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट समझा जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये केस स्टडी में टेस्ट करेगा। चलिए बहाने से ये भी याद आ गई वरना निकल चली थी आज। एलिजिबल छोड़े इसको, एंगेजमेंट पीरियड टिक लगाए, ये पढ़ना है आपने। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पढ़े, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पढ़े, शाबाश। एंगेजमेंट टीम भी पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा अहम नहीं है। एक्सटर्नल छोड़े, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पढ़े, हाँ बिल्कुल जरूर पढ़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ग्रुप ये ISS 600 में डिस्कस कर लिया, ये इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर जाहिर है वो जो ग्रुप का दे, ये ऑलरेडी। इमीडिएट फैमिली पढ़े, बिल्कुल पढ़े। इंडिपेंडेंस अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, पढ़ना चाहे पढ़े, ऑप्शनल है। डिपेंड। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट जरूर पढ़ना है। इंड्यूसमेंट अलग सेक्शन में हमने पढ़ लेना इसको, यहां पढ़े अच्छी बात है, ना पढ़े कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है, यहाँ पे पढ़ लें तो बेहतर है। इंड्यूसमेंट की ऑडिट पार्टनर लाजमी पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है की ऑडिट पार्टनर। इंगेजमेंट पार्टनर भी की ऑडिट पार्टनर है, 3 बताए थे ना। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये भी की ऑडिट पार्टनर में है। और अदर पार्टनर हु मेक की डिसीजन और जजमेंट्स ऑन सिग्निफिकेंट मैटर, ये किसकी बात कर रहा है? अदर पार्टनर, वो जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को जिन्होंने वेरीफाई किया है। लिस्टेड एंटिटी पता ही क्या है, मे शल का मे माइट छोड़े इसको। नेटवर्क, हाँ जी ये जरूर पढ़े, नेटवर्क फर्म एक्सप्लेन कर दिया था ना मैंने, नेटवर्क और नेटवर्क फर्म ये दोनों पढ़े, जरूर पढ़ना। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन ऑप्शनल है, छोड़ दे इसको। ऑफिस भी छोड़े, प्रीडिसेसर काउंटर पता है हमें, प्रोफेशनल जजमेंट छोड़े। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, हाँ ये पढ़ना, ये पढ़ना। नेक्स्ट इसके बाद रिलेटेड एंटिटी, लाजमी पढ़ना।
छोड़ दे, रिव्यू, सेफ गार्ड, सीनियर, स्पेशल पर सब्जेक्ट मैटर, सब्सटेंशियल दोस्त, थ्रेट, टाइम ऑन पीरियड। हाँ ये भी टर्म है, एक्सप्लेन उसने किसी और पैराग्राफ में, लेकिन उस पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है, जाके घूम जाएंगे। वैसे ट्राई कीजिएगा, अगर ये पैराग्राफ पढ़ के आपको समझ आ गया ना, तो समझे सारा कोड ऑफ एथिक्स आपके लिए हलवा हो गया। मतलब अगर ये खुद से समझ आ गया तो, जिस स्टूडेंट को ये पैराग्राफ खुद से समझ आ गया ना डेफिनेशन के बाद, तो मैं ये कह सकता हूं थोड़ी सी हिम्मत करके वो सारा कोड ऑफ एथिक्स खुद तैयार कर सकता है, उसको उस्ताद की जरूरत नहीं है। ठीक है, 540 पॉइंट। फिर बस यही, एब्रीविएशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी हम यूज करते हैं एब्रीविएशन, एसक्यूएम वगैरह है, ये पता नहीं क्या कोको कभी इस्तेमाल नहीं की हमने जी। तो ये अब पता चल गया कौन कौन सी डेफिनेशंस अहम है। अच्छा, जो डेफिनेशन मैंने आपसे कही ना आपने करनी है, वो तो करनी है, बाकी जो नहीं ना करवाई, वो अगर रीड करना चाहे तो कर ले, वो बाद में कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही छोड़ दें, टाइम मिले तो उनको पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने हाईलाइट करवाई है आपको वो लाजमी आपने पढ़नी है, और बल्कि जो ऑप्शनल में मैंने कही है वो भी पढ़ ले तो बेहतर है, अभी ना से बाद में हेल्प हो जाएगी। डन जी। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 चीजें सीखी हैं कोड ऑफ एथिक्स, सिर्फ 2 चीजें। पहली चीज क्या सीखी है हमने, कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर, कितने पार्ट्स हैं, किस पार्ट में क्या डिस्कशन हुई है, और हमने कौन से पार्ट करने हैं और कौन से नहीं करने, ये स्ट्रक्चर। और दूसरे नंबर पे क्या हमने किया है, डेफिनेशंस। ठीक है, और उस डेफिनेशन के जरिए इनडायरेक्टली जो कुछ केस स्टडी की सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश की है। खास तौर पे इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि यहाँ पे वो केस स्टडी जब आई कैप देगा तो कैफ लेवल पे ये सिंपल स्ट्रक्चर रखता था, सीफैप लेवल पे क्या करेगा, आप डिटेल डेप्थ इन डेप्थ स्ट्रक्चर में टेस्टिंग करेगा। पहले से तैयार हो तो कोई मसला नहीं होता, पहचान जाते हैं हम। डन जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। अच्छा, अब ये ना थोड़ा चूंकि स्टैंडर्ड नया है, ये कोड ऑफ एथिक्स है, इसको पढ़ने के लिए, लिंक करने के लिए, कंपैरिजन करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और कुछ मैं वैसे आपको बता दूं फ्रैंकली, अब आपको पता चल ही गया होगा, मैं थोड़ा सा सुस्त बंदा हूँ, मतलब वो थोड़ा टाइम लेता हूँ मैं। तो अब अगला लेक्चर हमारा कल नहीं परसों होगा, कल के लिए मुझे टाइम चाहिए कि मैंने कुछ चीज़ें जो है ना मजीद उसको हमने लिंक करना है, केस स्टडी में देखना है वो कंसेप्ट कैसे टेस्ट हुआ है, केस स्टडी की कोशिश करनी है, एग्जाम्पल जो है ना वो इसके साथ मर्ज कर दूँ, ताकि बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हुए आपको पता हो जाए कि ये किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है। थोड़ा समझा टाइम, कल नहीं परसों इंशाल्लाह मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा। डन जी, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।